हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारा चल रहा है, जो हमारा चलेगा वो होगा इंटीग्रेशन। क्योंकि शुरुआत हमारा किससे है? इंटीग्रेशन से है, समाकलन से है। और इसमें पहला जो हमारा पार्ट है वो कौन सा वाला है? वो हमारा है अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें, जो हम लोग जानते आ रहे हैं, अगर इंटरमीडिएट पढ़े होंगे बच्चे तो जानते हैं क्या है। इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation। हिंदी में क्या कहेंगे? समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रिया है या उल्टा प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि जो काम हम डिफरेंशिएशन में, अवकलन में करते थे, अगर उसका उल्टा काम करने लगे तो क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी फलन का अवकलन दिया है, ठीक है ना, तो उस अवकलन से उस फलन को प्राप्त करना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसका एक और मीनिंग है कि इंटीग्रेशन का सच में असली मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का सच में असली मतलब होता है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। डिफरेंशिएशन फिर से बता देते हैं। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या होता है? अवकलन में हम ये जानते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से बदल रही है, या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, कितनी तेज़ी से बदल रही है। और समाकलन में क्या होता है, ये हमको पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है। ठीक है, तो ये भी बताता है, यानी इंटीग्रेशन क्या बताता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में कितना एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इकट्ठा हो रहा है, इसके बारे में बताता है। अच्छा, अब आगे इसमें बढ़ते हैं और एक्चुअल का मतलब जानते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो मान लीजिए किसी पॉइंट पे या फिर किसी फंक्शन का कहें, किसी पॉइंट पे अवकलन अगर दिया है, ठीक है, तो ये किसी फंक्शन का अवकलन है। ठीक है, अब इस फंक्शन का अवकलन अगर आपको ज्ञात है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अवकलन क्या होता है, ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे। तो अगर हमको इसका फंक्शन निकालना हो, ये फलन ही निकालना हो, ओरिजिनली ये फलन क्या था? अवकलन दिया है, लेकिन ये फलन क्या था वो निकालना हो। जैसे क्या कहें कि मान लीजिए फलन जो है वो कैपिटल एफ एक्स रहा हो, और हमारा डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स दिया है, और ये एफ डैश एक्स के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है? हमारा क्या दिया है? डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स दिया है, और ये बराबर है एफ डैश एक्स के। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पता है? मान लीजिए कि हमको अवकलन ही पता है किसी फलन का, ये चीज़ पता है। अब इस चीज़ से इस चीज़ को पाने के लिए क्या करना होगा? ठीक है ना, इस चीज़ को या फिर इस चीज़ को पाने का प्रोसीजर ही, इसको पाने का प्रोसीजर ही क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या है? वही चीज़ कि ये कोई फलन है, अवकलन करते हैं तो उसका अवकल गुणांक मिलता है, जिसको इंग्लिश में डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, और उसी डेरिवेटिव का, यानी कि अवकल गुणांक का, जब हम समाकलन करते हैं तो हमको समाकल्य मिलता है। ठीक है, समाकल मिलता है, समाकल, इसको हम समाकल कहते हैं, इंटीग्रल।
इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रल। यानी कि जब हम इसका समाकलन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, समाकल मिलता है, जिसको हम इंटीग्रल कहते हैं। तो हम इसको फार्मली कैसे लिखते हैं इसको देख लेते हैं, मतलब मैथमेटिकली कैसे हम लिखते हैं। तो ऐसे लिखते हैं कुछ, किसी चीज का ये सोचिए, मान लीजिए कि ये f(x) ही किसी फलन का क्या है, अवकलन है। ये जरूरी नहीं कि हम f'(x) ही लगाएं, क्योंकि f'(x) का मतलब हो गया कि f(x) का अवकलन, ठीक है। तो f(x) ही लिख रहे हैं और इसका ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन, इसका मतलब समाकलन, और किसी चीज के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में, जो फलन होगा, जिस फलन में हो, फंक्शन जिस मतलब वेरिएबल में होगा, उसी के रिस्पेक्ट में आप समाकलन भी कर पाते हैं, आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि ये y में है तो आप x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष, इसको कहते हैं सापेक्ष समाकलन कर पाएंगे, नहीं। और मान लीजिए ये इसका जब समाकलन करने के बाद जो वैल्यू आता है वो मान लीजिए कैपिटल Fx, इसका मतलब क्या कि कोई वैल्यू होगा, जैसे x² + 2 होगा या x³ + 3 कुछ भी होगा, और अवकलन करने के बाद x³ या x⁴ अपान कुछ और प्लस 3x या कुछ भी ऐसे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये समाकल कहलाता है, इंटीग्रल इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या कहलाता है, समाकल्य, इंटीग्रेंड कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो जिस फलन का हम समाकलन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समाकल्य या इंटीग्रेंड कहते हैं। और जो समाकलन के पश्चात यानी ये जो वैल्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, समाकल कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। और ये प्रोसीजर, पूरा जो भी प्रोसीजर करेंगे इससे इसको पाने के लिए, यानी वो मूल फलन पाने के लिए जो भी हम प्रोसीजर, जो भी हम प्रक्रियाएं करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को ही समाकलन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि एक फलन है, उसका x के सापेक्ष अगर समाकलन कर रहे हैं तो x में ही एक फलन आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, जो अलग फलन होगा, अलग तरीके का, उसको हम समाकल कहेंगे, ठीक है, या इंटीग्रल इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंटीग्रेंड कहते हैं। और ये कहलाता है वो वेरिएबल जिसके सापेक्ष हमको समाकलन करना है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। अब इसका प्रैक्टिकलिटी क्या है या फिर व्यवहारिकता क्या है समाकलन पढ़ने का, क्या आखिर इसका प्रयोग क्या है, इसका व्यवहारिकता क्या है। तो इसका व्यवहारिकता में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अनुप्रयोग है, कहने का मतलब जिसको हम कहेंगे अनुप्रयोग कह लीजिए, एप्लीकेशन। तो जैसे कि कोई कर्व है, उसकी लंबाई निकालना, कोई कर्व है और मान लीजिए 2 से अधिक कर्व भी हो सकते हैं। कोई कर्व है मान लीजिए ऐसे, और ये x के साथ बदल रहा है, तो x और इसके बीच घिरे क्षेत्रफल को निकालना, मतलब जो x के साथ बदल रहा है उसका और इसके बीच, वो कर्व के बीच घिरे क्षेत्रफल को निकालना, ठीक है। यहाँ तक कि आयतन निकालने में भी प्रयोग होता है, हम लोग आगे देखेंगे इसका अनुप्रयोग है आयतन निकालने में भी, ठीक है। अब कहें कि जैसे ऐसी चीजें, जैसे कि आपको पता हो किसी वस्तु का तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता हो, वेग पता हो, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ds/dt से। अगर ये पता हो तो कितना दूरी तय किया किसी क्षण, ठीक है ना, किसी इंस्टेंट पर, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस होता है तो किसी इंस्टेंट पर पता है। तो अगर हमको ये जानना हो, ठीक है, कि मान लीजिए हमको और कुछ पता ही नहीं है, बस हमको पता है किसी तरह से, एनी हाउ, ठीक है, कि किसी तरह से पता है कि उसका तात्क्षणिक वेग क्या है,
तो किसी क्षण वो कितना दूरी तय किया ये कैसे पता करेंगे? तो ये पता करना किसके अंतर्गत, किस तरीके से, किसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं, वो है हमारा समाकलन। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन, इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि उसने किसी क्षण में, किसी 10 सेकंड में या 5 सेकंड में क्या दूरी तय किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? अब कुछ चीजें हैं, अब कुछ फलनों का हमने क्या किया है, समाकलन यहाँ पे लिखा है। जैसे कि आपको समझा दें कुछ चीजें, जैसे कि इंटीग्रेशन रिवर्स का मतलब क्या है कि जैसे हम अवकलन में जानते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये क्या है, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यानी कि अगर हम कॉस एक्स का समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष, dx यानी x के सापेक्ष, ऐसे लिखेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे यानी dx लिखेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, सॉरी ये sin x नहीं, कौन सा है, cos x, तो क्या हो जाएगा, sin x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अभी हमने पढ़ा क्या है कि जो इसका जो समाकलन होता है वो अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। यानी साइन एक्स जो है उसका हमने अवकलन किया तो हमको कास एक्स मिला। यानी ये क्या है, एक किसी फलन का क्या है, अवकलन है, किसी फलन का डेरिवेटिव है। अब उसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो मूल फलन मिलना चाहिए, है ना। तो यानी कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यानी कि समाकलित करेंगे, ठीक है, x के सापेक्ष में, जिसको हम dx के रूप में लिखेंगे, जिसके भी सापेक्ष में करेंगे उसको d के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो dx के रूप में लिखेंगे तो dx cos dx क्या हो गया, इंटीग्रेट होकर क्या हो गया, sin x हो गया, जो कि मूल फलन था। ठीक है, यही हमने पढ़ा। लेकिन इसमें एक चीज आता है, एक दिक्कत आती है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर +8 होता, ठीक है, तो हम जानते हैं अवकलन से कि इसका अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। साइन एक्स का कर लेंगे कॉस एक्स, फिर 8 का करेंगे, चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब कि कॉस एक्स का समाकलन यहां से अगर हम करें तो ये मिलना चाहिए, तब तो साइन एक्स +8। चलिए इसके जगह कुछ और भी रख देते हैं, मान लीजिए 15 रख दिया, -15, तब भी इसका 0 ही होएगा। यानी कि जब इसका फिर से समाकलन cos x का यहाँ करेंगे अब जाके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -15 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और इस कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, और जो कि रियल नंबर है। ठीक है, कोई कांस्टेंट रियल नंबर है जो कि जिसका जो है अवकलन हम जानते हैं कि क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, एक टर्म लिखते हैं +c। ठीक है, c का वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे प्लस लिखने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता। c का वैल्यू अगर प्लस होगा तो प्लस यहाँ रहेगा, c का वैल्यू माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस। और ये क्या है, पूरी तरह से आर्बिट्रेरी है, स्वेच्छ है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको क्या है, ये स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि sin x +c होगा, तो इसलिए cos x का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे +c होगा। देखिए जब c का वैल्यू 0 होगा तो आपको दिखेगा sin x = cos x, तो cos x का sin x 0। ठीक है, लेकिन यहाँ c का वैल्यू 0 से लेके कुछ भी हो सकता है, तब भी हमारा यही सेटिस्फाई होता है। यानी कि हमको कोई भी समाकल करने से पहले, हमको नहीं पता है कि कोई भी समाकलन करने से पहले किसी भी फंक्शन का कि उसमें क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इस c को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये पूरी तरह से स्वेच्छ है, यानी आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकता है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं,
समाकलन अचर। क्या बोलते हैं? समाकलन अचर। ठीक है, और ये पूरी तरह से स्वच्छ होता है। ठीक है, यानी कि आर्बिट्रेरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी भी फंक्शन का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके साथ एक क्या आएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसीलिए आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आएगा ही आएगा। आपको लिखना होगा, जरूर लिखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं जानते, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए यही रीजन है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के समाकलन को हम क्या कहते हैं? इनडिफिनिट, अनिश्चित, क्योंकि हमको सी पता नहीं है कि क्या होगा। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको कहते हैं अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अनिश्चित समाकलन ही हम लोग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो निश्चित समाकलन के बारे में आगे जानेंगे, जहां पर ये निश्चित रहेगा कि ये सी का यहाँ पे जो भी होगा वैल्यू क्या होगा। ठीक है, वो निश्चित रहेगा। तो इसलिए अनिश्चित समाकलन इसको कहते हैं, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आता है। ठीक, तो अब जो है हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो कि कुछ मानक फलन है, उनके समाकल हमने लिखे हुए यहाँ पे। तो x के पावर n dx का क्या होगा? x के पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, ये आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, उसमें सारा दिया होगा। ठीक है, और भी होंगे, और भी होते हैं, आगे हम जैसे क्वेश्चन बताते चलेंगे, उसमें यूज होता चलेगा तो बताते चलेंगे। ठीक है, आप क्या करिए, कोई बुक ले लीजिए, उसमें लिखा होगा सारा। ठीक है, तो अगर क्या कहें x के पावर n dx क्या होगा? x के पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, ये क्या हो गया? x के पावर n dx का। ठीक है, इसका 1/x dx का क्या होता है? log x बेस e प्लस सी। ये प्लस सी तो आता ही रहेगा। ठीक है, सब में हमने बता दिया क्यों। तो log x होगा 1/x का। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि log x बेस e होता है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें यानी अवकलन करें तो क्या होता है? 1/x होता है। पढ़ते हैं ना, तो इसलिए 1/x का हम अगर समाकल करेंगे dx के यानी x के सापेक्ष, तो क्या बनेगा? 1/x dx log x बेस e, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि हमको नहीं पता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो c। तो इसलिए इसका जब समाकल करेंगे तो क्या होगा? ये c भी आएगा। ठीक है, तो इसके बाद e के पावर x dx का क्या होता है? e के पावर x प्लस c होता है। a के पावर x dx का क्या होता है? a के पावर x अपॉन log a बेस e होता है। साइन x का क्या होता है? माइनस कॉस x, क्योंकि cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x, तो इसलिए वो माइनस आ रहा है। ठीक है, cos x का क्या होता है? साइन x, क्योंकि साइन x का अवकलन होता है cos x, और cos x का फिर समाकलन करेंगे तो साइन x। ठीक है, सेक स्क्वायर x का क्या होगा? tan x होगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आगे यूज होने वाले। कोसेक स्क्वायर x dx का क्या होता है? माइनस कॉट x। ठीक है, सेक x tan x dx का क्या होगा? सेक x होगा। माइनस कोसेक x और कॉट x dx का क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो भी इंटीग्रेशन में c वाला आएगा, माइनस में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो जो भी इंटीग्रेशन में c आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रल में जो c आ रहा है, यानी समाकल में जो c आ रहा है, ठीक है, वो अगर वो आ रहा है तो मतलब समाकल में अगर c वाला आ रहा है, कहने का मतलब ये कॉस हो गया, फिर कॉट हो गया, फिर कोसेक हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन रहेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद कुछ और भी हैं। कुछ और भी है, जैसे कि ठीक है, इसका करते हैं। तो हम जानते हैं ये किसका अवकलन होता है? साइन इनवर्स एक्स का। इसीलिए कहें कि आप क्या करेंगे? फार्मूला याद कर लेंगे जरूर, मतलब पुराना रिवाइज कर लेंगे। तो इसका क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, और उसके बाद
मान लीजिए माइनस हो जाए यहीं पर, तो क्या होगा, और dx रहे तो होगा cos इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस, क्योंकि cos इनवर्स x का इतना होता है। ठीक है, और इसके बाद इसका क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे फार्मूले जो कि हम लोग जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे, मतलब आगे बढ़ेंगे जैसे ही चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो भी आएंगे सब हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, एक और जो होता है वो क्या होता है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होता है, सेक इनवर्स x। ठीक है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x प्लस हो जाता है। तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x को माइनस कॉस इनवर्स x कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में क्या है, माइनस का ही बस अंतर है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ डिफरेंस, इसका समाकलन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो होगा इसका वो साइन इनवर्स x या फिर माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर होगा। इसका क्या होगा, सेक इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फार्मूला हो गया, इंटीग्रेशन क्या होता है इसके बारे में, और इसके बेसिक फार्मूला, जो बेसिक फंक्शन है, स्टैंडर्ड कुछ मानक फलन होते हैं, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है ना, त्रिकोणमिति फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हुए। ठीक है, अलजेब्रिक हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी ये भी अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल हो गया, यहाँ दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो ये बेसिक है, इतना तो बहुत बेसिक है। इसके आगे पढ़ते चले, जैसे बढ़ते चलेंगे आगे हम लोग कोर्स में, ठीक है, वैसे और भी पढ़ते चलेंगे, और भी स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, और भी अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, उनका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे ये आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।